थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले भी अपना इंडिया पूरी दुनिया से डीपली कनेक्टेड था। सिर्फ एक आम देश नहीं, बल्कि ट्रेड, कल्चर, साइंस और नॉलेज का एक मैसिव ग्लोबल हब था। सोचिए, अपने इंडियन स्पाइसेस रोम के बाजारों में बिक रहे थे, बुद्धिज्म चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच रहा था, और इंडियन मैथमेटिक्स ने तो लिटरली पूरी दुनिया की साइंस को ही बदल दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1900 BCE से लेकर 1200 C के बीच एंशिएंट इंडिया और दुनिया के इन्हीं कमाल के कनेक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन का रोड मैप बिल्कुल सिंपल रखते हैं। हम 3 मेन पिलर्स पर बात करेंगे जिन्होंने एंशिएंट इंडिया को बाकी दुनिया से जोड़ा। पहला, ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा, कल्चरल कनेक्शंस, और तीसरा, अपनी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले पिलर के साथ, व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये ट्रेड की कहानी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही चली आ रही है। हमारे लोथल जैसे एंशिएंट पोर्ट से कॉटन, मोती, हाथी दांत और मसाले सीधे मेसोपोटामिया एक्सपोर्ट किए जाते थे, और वहां से हम सिल्वर और लग्जरी गुड्स इंपोर्ट करते थे। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक्चुअली मेसोपोटामिया में एक्सकवेशन के दौरान हड़प्पन सील्स मिली हैं। ये मुद्राएं ठोस प्रूफ हैं कि इन दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच ट्रेड कितना स्ट्रॉन्ग और रेगुलर था। लेकिन अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग बात। रोमन एम्पायर के लोग अपने इंडियन स्पाइसेस के, स्पेशली काली मिर्च के, इतने बड़े फैन थे कि उसको ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना बुलाते थे। लिटरली रोमन मर्चेंट्स अपना सब कुछ छोड़कर लंबा समुद्री सफर करके इंडियन पोर्ट्स पर आते थे, सिर्फ इस ब्लैक गोल्ड के लिए। एक सिंगल मसाले ने उस जमाने में ग्लोबल ट्रेड को हिलाकर रख दिया था। अब सवाल आता है कि ये सारा ट्रेड होता कहाँ से था? तो मुजिरिस, अरिकामेडु और भरूच, ये कुछ ऐसे मेजर कोस्टल हब्स थे जहां ये सारी इंटरनेशनल एक्टिविटी होती थी। यहाँ पर रोमन शिप्स आते थे और इंडियन सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस के बदले चमचमाते हुए रोमन गोल्ड कॉइन्स देकर जाते थे। आज भी साउथ इंडिया में ऐसे कई जगह हैं जहां ये रोमन सिक्के मिलते हैं, जो उस दौर के मैसिव वेल्थ और सॉलिड ट्रेड कनेक्शंस की गवाही देते हैं। समुंदरी रास्तों के अलावा लैंड ट्रेड में द सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग का बहुत बड़ा रोल था। ये सिर्फ एक सिंपल रास्ता नहीं था, बल्कि एक वाइटल ग्लोबल नेटवर्क था जिसने इंडिया को चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से प्रैक्टिकली कनेक्ट किया। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस रूट से सिर्फ कपड़े या मसाले ट्रैवल नहीं कर रहे थे, बल्कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी और नए नए आइडियाज भी इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ रहे थे। एक तरह से उस जमाने का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। तो इस तरह ट्रेड ने रास्ते खोले, जिसने हमें लाकर खड़ा कर दिया है हमारे दूसरे पिलर पर, कल्चरल कनेक्शंस यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखिए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सिर्फ सामान नहीं, अपने कल्चर और आर्ट को भी साथ ले जाते हैं। इसका एक बहुत ही स्टनिंग एग्जाम्पल है गंधारा आर्ट। ये एक यूनिक विजुअल स्टाइल थी जहां इंडियन ट्रेडिशंस और ग्रीक आर्टिस्टिक स्टाइल आपस में बिल्कुल ब्यूटिफुली ब्लेंड हो गए थे। इस स्टाइल में बनी बुद्धा की मूर्तियों में आपको ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस साफ दिखेगा। ये एक्चुअली एक फिजिकल प्रूफ है कि हमारा ग्रीस के साथ कनेक्शन सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं था। और सिर्फ मर्चेंट्स ही नहीं, हमारे स्कॉलर्स और मंक्स भी लगातार ट्रैवल कर रहे थे। नालंदा और तक्षशिला जैसी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज उस टाइम नॉलेज के एपिसेंटर्स थीं। ज़ुआन ज़ैंग और फैक्सियन जैसे फेमस चाइनीज ट्रैवलर्स ने हजारों मील का डेंजर भरा सफर तय किया और वो इंडिया आए। यहाँ उन्होंने बहुत डीपली स्टडी की और वापस जाकर उन बुद्धिस्ट विचारों और इंडियन नॉलेज को चाइना और सेंट्रल एशिया में स्प्रेड किया। ये नॉलेज एक्सचेंज का एक बिल्कुल नया लेवल था। साउथ ईस्ट एशिया पर तो इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट और भी डायरेक्ट और डीप था। कैम्बोडिया का ब्रेथ टेकिंग एंकोर वॉट टेम्पल ले लीजिए, या इंडोनेशिया का बोरोबुदुर। ये मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वहाँ के सोसाइटीज़ में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, संस्कृत लैंग्वेज और यहाँ तक कि रामायणा की स्टोरीज ऐसी मिक्स हो गईं कि आज भी थाईलैंड और वियतनाम में उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। और सबसे खास बात ये थी कि ये सब हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से फैला था। अब चलते हैं अपने तीसरे और फाइनल पिलर की तरफ, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जिसने सच में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया। अगर हम मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन की बात करें तो एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन सच में माइंड ब्लोइंग रहा है।
आर्यभट्टा ने दुनिया को जीरो और डेसिमल सिस्टम दिया और सदियों पहले ही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। फिर आते हैं सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एंशिएंट टाइम में ही कॉम्प्लेक्स सर्जिकल टेक्निक्स डेवलप कर ली थी। और चरका, जिन्होंने आयुर्वेदा का ऐसा फाउंडेशन रखा जो आज भी ग्लोबली रिस्पेक्टेड और प्रैक्टिस किया जाता है। साइंस के अलावा प्राचीन भारत ने दुनिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलॉसफिकल ग्राउंडिंग भी दी। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों ने ऐसी फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखी जिसने पीस, स्पिरिचुअलिटी और एक ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया। इस स्पिरिचुअल अप्रोच ने दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं को कनेक्ट करने और एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहने में बहुत बड़ी मदद की। तो इन तीनों पिलर्स को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि एंशिएंट इंडिया कभी भी आइसोलेट होकर नहीं रहा। हमारे स्पाइसेस ने रोमन मार्केट्स बनाए, हमारे बुद्धिज्म ने पूरे एशिया को स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस किया और हमारे मैथमेटिक्स ने ग्लोबल साइंस की कंप्लीटली नींव रखी। ये सारी चीज़ें सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का चैप्टर नहीं है, ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड का एक वाइटल हिस्सा है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर इस एक थॉट पर ध्यान दें। जरा सोचिए, आज ये जो मॉडर्न दुनिया हम देखते हैं ये कितनी अलग होती अगर प्राचीन भारत के ये ग्लोबल कनेक्शंस कभी एग्जिस्ट ही ना करते, अगर जीरो कभी डिस्कवर नहीं होता या आयुर्वेदा की नॉलेज दुनिया तक ना पहुंचती, तो आज हम लोग कहाँ होते? इस सवाल पर थोड़ा टाइम निकालकर जरूर सोचिएगा। आई होप आज आपको एंशिएंट इंडिया के इस वैश्विक प्रभाव के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।